हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमारा इम्यून सिस्टम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, टिश्यूज और कुछ सॉल्युबल मीडिएटर जैसे कि एंटीबॉडीज, इन सब से मिलकर बना होता है। प्रीवियस लेक्चर में आपने लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में काफी कुछ जाना। आपने देखा वहां पर कि हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स को रखा गया है, ये सब कुछ आपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, यानी कि सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम किन सेल्स से मिलकर बना हुआ है, यह सब कुछ आज के इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। और यह भी बताया जाएगा कि जो भी सेल्स आपके इम्यून सिस्टम को बनाती हैं उनका इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। और सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपकी बॉडी की जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, आपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है और वहां आपने देखा है कि हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उन सभी का ओरिजिन बोन मैरो में होता है। और सभी ब्लड सेल्स बोन मैरो में स्टेम सेल्स से ही ड्राइव्ड होती हैं। यानी कि दो चीजें आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए कि सभी ब्लड सेल्स का ओरिजिन आपकी बोन मैरो में होता है और सभी ब्लड सेल्स ड्राइव्ड होती हैं फ्रॉम स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स क्या है तो हम सभी जानते हैं, हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स ऐसी डिप्लॉयड सेल्स हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअसली लगातार डिवाइड होने की क्षमता पाई जाती है। वो कॉन्टिन्यूअसली अपना डिवीजन कर सकती है और समय आने पर वो किसी भी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स में अपने आप को डिफरेंशिएटेड कर सकती हैं। तो हमारी बॉडी में स्टेम सेल पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये डिवाइड होकर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकती हैं और जब भी चाहे आपकी बॉडी की किसी स्पेसिफिक सेल्स में खुद को डिफरेंशिएट भी कर सकती है। इनके बारे में आगे हम किसी और लेक्चर में ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी में जितनी भी ब्लड सेल्स उनको हम तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, लाल रुधिर कणिकाएं। सेकेंड नंबर पर ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज और थर्ड नंबर पर मेगा कैरियोसाइट्स यानी कि उनको हम कॉमनली प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी बॉडी की जो ब्लड सेल्स हैं उनमें आरबीसीज का कोई भी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, यानी कि आप आरबीसीज को सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम कंसीडर्ड नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपकी बॉडी में जो सेल फ्रेगमेंट्स जिनको आप प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी कोई इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन प्ले नहीं करती। यानी कि प्लेटलेट्स और आरबीसीज का कोई भी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन नहीं है। तो एक चीज यहां पर स्पष्ट हो जाती है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि ऐसी सभी सेल्स जो इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले कर रही हैं, वो हैं आपकी ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज। और आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि हम डब्ल्यूबीसीज को सुरक्षा का सिपाही कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी की जितनी भी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं जो प्रतिरक्षिता से संबंधित कार्य संपन्न कर रही हैं, उनको आप क्या कहेंगे एक साथ, डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स। और जब आप ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज के फर्दर क्लासिफिकेशन को समझेंगे, वर्गीकरण को समझेंगे, तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी सेल्स किस प्रकार के इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले कर रही हैं और इनको हम किन किन अलग अलग नामों से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज के बारे में समझना, क्योंकि अगर आप डब्ल्यूबीसीज के बारे में अच्छे से समझ गए तो आप सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम के बारे में भी समझ जाएंगे। तो ल्यूकोसाइट्स को हम मेजर दो कैटेगरी में या दो डिवीजन में यहां पर डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 ग्रान्युलोसाइट्स एंड ए ग्रान्युलोसाइट्स। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ग्रान्युलो यानी कि ग्रैन्यूल्स। ग्रान्युलोसाइट्स ऐसी ल्यूकोसाइट्स हैं
जिनको माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको इनके साइटोप्लाज्म में स्मॉल ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे। यानी कि जब भी आप ग्रैन्युलोसाइट्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इनको साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम या प्रोटीन के स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स, कण दिखाई देंगे। इसलिए आपने इन डब्ल्यूबीसीज को क्या नाम दे दिया? ग्रैन्युलोसाइट्स। जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसी डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में आपको स्मॉल ग्रैन्यूल्स नहीं दिखाई देंगे। क्लियर? तो ल्यूकोसाइट्स को हमने दो मेजर डिवीजन में डिवाइड कर लिया, नंबर 1 ग्रैन्युलोसाइट्स और नंबर 2 ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रैन्युलोसाइट्स भी डब्ल्यूबीसीज हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स भी डब्ल्यूबीसीज हैं यानी कि ल्यूकोसाइट्स हैं, पर ऐसी डब्ल्यूबीसीज को आपने ग्रैन्युलोसाइट्स कहा जिनके साइटोप्लाज्म में स्मॉल ग्रैन्यूल्स ऑफ एंजाइम और प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये ऐसी ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज हैं जिनके साइटोप्लाज्म में आपको स्मॉल ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि ग्रैन्युलोसाइट्स के अंतर्गत 3 डिफरेंट टाइप की ल्यूकोसाइटिक सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स। देखिए, न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि आपकी बॉडी में जितनी भी डब्ल्यूबीसीज हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी डब्ल्यूबीसीज हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन 60 to 65% कॉम्पोजिशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज आपकी बॉडी में क्या है? न्यूट्रोफिल्स। और इन सेल्स को स्ट्रक्चरली आपको डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे कि ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस रखने वाली सेल्स हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक न्यूट्रोफिल सेल का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर आपको ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इन स्मॉल ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस होने की वजह से आपने इन सेल्स को किन कैटेगरी में रखा है? ग्रैन्युलोसाइट्स। एंड इन सेल्स के अंदर जो आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है जिसमें आपको मोर देन 2 लोब्स दिखाई देंगे। इस तरीके से देखिए, इस सेल के अंदर आपको 3 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको आप मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको न्यूट्रोफिल सेल्स को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है। हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल सेल्स हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसीज का सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन रखने वाली ल्यूकोसाइटिक सेल्स हैं। ये सेल्स मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस रखती हैं और इनका इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन फैगोसाइटोसिस है। याद रखिए, जितने भी मेटाजोअन एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, जितने भी मेटाजोअन एनिमल्स हैं उनमें 2 ही सेल्स ऐसी होती हैं जो फैगोसाइटोसिस कर सकती हैं, यानी कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को या किसी हमारी बॉडी की डेड सेल्स को, सेल फ्रेगमेंट्स को, सेल डेब्रीज को इनगल्फ करके उसका लाइसिस करने की क्षमता रखना ही क्या है? यहां पर फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस की एबिलिटी हमारी बॉडी में 2 ही सेल्स के पास है, जिनमें से एक सेल है आपकी न्यूट्रोफिल्स और दूसरी सेल्स जो मैं आपको आगे बताऊंगा मैक्रोफेज। ठीक है ना? तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में आपको 2 ही कमेंट याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इनका कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा है डब्ल्यूबीसीज में, ये मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस रखने वाली फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स हैं या फैगोसाइटिक सेल्स हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूट्रोफिल सेल्स किस प्रकार के पार्टिकल या एंटीजेंस का फैगोसाइटोसिस करती हैं? तो याद रखिए, हमारे बॉडी सर्कुलेशन में यानी कि हमारे ब्लड में या किसी भी बॉडी सर्कुलेशन में कोई एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस या हमारी बॉडी की वायरल इन्फेक्टेड सेल्स या सेल डेब्रीज अगर ब्लड सर्कुलेशन में या बॉडी सर्कुलेशन में प्रेजेंट है तो उनका फैगोसाइटोसिस कौन करती है? न्यूट्रोफिल सेल्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि मैक्रोफेज सेल्स भी फैगोसाइटोसिस करती हैं और न्यूट्रोफिल सेल्स भी फैगोसाइटोसिस करती हैं। तो दोनों के फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल सा है, ब्लड सर्कुलेशन में या बॉडी सर्कुलेशन में अगर फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स आपसे पूछी जाए तो वो है न्यूट्रोफिल। आपके टिश्यूज में अगर कोई सेल डेब्रीज, बैक्टीरिया, वायरस का या फिर कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल का फैगोसाइटोसिस हो रहा है तो वो कौन सी सेल्स करेंगी? आपकी मैक्रोफेज। क्लियर? तो न्यूट्रोफिल सेल्स आपके बॉडी सर्कुलेशन में फैगोसाइटोसिस करने वाली इंपॉर्टेंट ग्रैन्युलोसाइट हैं
जो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस रखती हैं, इतना आपको याद रखना है। दूसरी जो ग्रैन्युलोसाइट्स है उनका नाम आपको याद रखना है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स मतलब कि इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इनको एसिडोफिल्स के भी नाम से जाना जाता है, एसिडोफिल। तो इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स ऐसी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं जिनके पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। देखिए इनके पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इनके पास जो न्यूक्लियस है उसमें दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये लोब है और दूसरा ये लोब है। इसलिए इन सेल्स को आप स्ट्रक्चरली कैसे डिफाइन करेंगे, बाइलोब्ड न्यूक्लियर सेल, यानी कि इओसिनोफिल या एसिडोफिल्स। ये एंटीजेंस को या किसी फॉरेन पार्टिकल्स को कैसे डिस्ट्रॉयड कर सकती हैं, तो इनके पास एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, एंटीजन को किल्ड करने की एबिलिटी रखती हैं। क्लियर? इओसिनोफिल्स के पास न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट ग्रैन्युलोसाइट्स उनको आप बेसोफिल्स कहते हैं। एंड बेसोफिल्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बेसो फॉर बेसिक, बेसिक का मतलब अल्कलाइन, यानी कि ये ऐसी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं जिनके पास बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू ये किसी एंटीजन को, बैक्टीरिया को क्या कर सकती हैं, किल्ड कर सकती हैं। तो ये बेसिकली एक ही न्यूक्लियस रखती हैं, पर उस न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। इनके पास न्यूक्लियस एक ही होगा, बाइलोब्ड या मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, मोनो न्यूक्लियर सेल्स हैं, लेकिन इनका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होता है। तो आप इनको जनरली मोनोन्यूक्लियर सेल्स कह सकते हैं, लेकिन इनका न्यूक्लियस जो है वो रेगुलर शेप का होता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कमेंट आपको याद रखना है कि ग्रैन्युलोसाइट्स में तीनों सेल्स यानी कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, इन तीनों के न्यूक्लियस में आपको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, यानी कि इनके न्यूक्लियस की जो बनावट है, आकार की है, वो काफी ज्यादा वेरिएशंस या विभिन्नता रखती है। इसलिए अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल किन्हें कहा जाएगा, तो आप आंसर दे सकते हैं न्यूट्रोफिल्स को, इओसिनोफिल्स को एंड बेसोफिल्स को। अब बेसोफिल्स के अंतर्गत एक स्पेसिफिक बेसोफिल सेल्स इन्वॉल्व है जो हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट सभी टिश्यूज में आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि एक ऐसी बेसोफिल सेल जिनको आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेसोफिल कह सकते हैं, उनका नाम है मास्ट सेल। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मास्ट सेल किस प्रकार की सेल है, तो आप कहेंगे मास्ट सेल भी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप की बेसोफिल्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टी बाकी बेसोफिल सेल्स से अलग होती है क्योंकि ये सेल्स एलर्जी में और इन्फ्लामेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आगे चलकर जब आप कुछ इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से एक होगी एलर्जी और दूसरी एक इन्नेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है जिसको आप कहेंगे इन्फ्लेमेशन, तो एलर्जी और इन्फ्लेमेशन में मास्ट सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये एक प्रकार की बेसोफिल्स हैं और ये सेल्स अपना डीग्रैन्युलेशन करके, यानी कि जब भी ये सेल्स डैमेज्ड होती हैं तो ये अपने सेल्स बॉडी को डीग्रैन्युलेशन करती हैं, यानी कि ग्रैन्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देती हैं और सीक्रेट करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस जिनके नाम आपको याद रखना है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, प्रोस्टानॉइड्स और हेपारिन। तो आपको आगे चलकर जब इन्फ्लेमेशन रिएक्शन के बारे में मैं बताऊंगा तो वहां पर आपको मास्ट सेल के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि मास्ट सेल स्पेसिफिक टाइप की बेसोफिल्स हैं। ये भी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स की कैटेगरी में आएंगी क्योंकि जितनी भी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उन सभी को आप कॉमनली पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स कह सकते हैं। और इन सेल्स में यानी कि मास्ट सेल्स में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है कि दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी एंड इन्फ्लेमेशन। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। तो ग्रैन्युलोसाइट्स आप सीख चुके हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स की हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, एसिडोफिल जिनको कहा जाता है, और बेसोफिल्स। तो इओसिनोफिल और एसिडोफिल्स एक ही चीज है। बेसोफिल्स यानी कि ऐसी सेल्स जो कि बेसिक सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती हैं और पैथोजेंस को किल कर सकती हैं। स्पेसिफिक टाइप की बेसोफिल्स मैंने आपको क्या बताई, मास्ट सेल, जो एलर्जी और इन्फ्लामेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को ये सीक्रेट करती हैं जिनकी अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे कि हेपारिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टानॉइड और एक और नाम मैंने आपको बताया हिस्टामाइन।
ए ग्रैन्युलोसाइट्स की कैटेगरीज में हम मेनली दो सेल्स को स्टडी करते हैं, नंबर वन लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स एक्चुअली में ऐसी एक ग्रैन्युलोसाइट या ल्यूकोसाइटिक सेल्स हैं जो मेनली प्रेजेंट होती हैं आपके लिम्फ में। कहां पर प्रेजेंट होंगी? मेनली आपके लिम्फ में। और लिम्फोसाइटिक सेल्स को हम थ्री मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बी लिम्फोसाइटिक सेल, टी लिम्फोसाइटिक सेल एंड नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल को आप नल सेल के नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इनको आप नल सेल भी कह सकते हैं। तो लिम्फोसाइटिक सेल्स या लिम्फोसाइट्स को थ्री मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो बी लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं उनका ओरिजिन कहां पर होता है? बोन मेरो में। और उनका मैचुरेशन भी कहां पर होता है? बोन मेरो में। यानी कि बोन मेरो में बी सेल का ओरिजिन एंड मैचुरेशन दोनों चीज होती हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ओरिजिन एंड मैचुरेशन दोनों चीजें कहां हो रही हैं? बोन मेरो में। बी सेल हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइटिक सेल है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, आपने सुना होगा कि जब भी हम अपनी बॉडी में किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज को तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो एंटीबॉडी को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो मेनली क्या होती हैं? आपकी बी सेल होती हैं। तो बी सेल का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में बी सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट बी सेल का एक्टिवेशन होता है, जबकि आपकी बॉडी में बी सेल किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेटेड होती हैं, सक्रिय होती हैं, तो ये अपना विभाजन करके, ये अपना डिवीजन करके बहुत सारी क्लोन बी सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और ये बहुत सारी क्लोन बी सेल्स जो आपकी बॉडी में बनती हैं किसी स्पेसिफिक टारगेट के अगेंस्ट, उनमें से मोस्ट ऑफ द क्लोन बी सेल इफेक्टर सेल्स की तरह एक्ट करती हैं और वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं ऐसी सेल्स में जिनमें कैपेसिटी होती है एंटीबॉडी को फॉर्म करने की। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी सेल को हम दो फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बी सेल का डिफरेंशिएटेड फॉर्म है जिसको आप प्लाज्मा बी सेल कहते हैं, और ये ही लिटरली क्या है? एएफसी के नाम से जानी जाने वाली सेल, यानी कि एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल। तो बी सेल जब अपने आप को डिफरेंशिएटेड करती है प्लाज्मा सेल में, तो लिटरली प्लाज्मा सेल ही ऐसी बी सेल हैं जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकती हैं। जब भी आपकी बॉडी में बी सेल एक्टिवेटेड होती हैं और वो क्लोन बी सेल्स, बहुत सारी बी सेल की पॉपुलेशन बना लेती है, तो कुछ बी सेल्स एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल या प्लाज्मा बी सेल में डिफरेंशिएट ना होकर अपने आप को स्टोर्ड कर लेती हैं आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में एज अ मेमोरी सेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेम एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करे तो ये स्टोर्ड मेमोरी बी सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएटेड कर सकें प्लाज्मा सेल्स में और उस एंटीजन के अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन ले सकें। इसलिए आप बी सेल को बी मेमोरी सेल्स भी कह सकते हैं तब जब बी सेल अपने आप को डिफरेंशिएट ना करें, बल्कि वो अपने आप को स्टोर्ड कर दें स्प्लीन या किसी अदर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में फॉर द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि सेकेंड टाइम जब आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर करे, सेम एंटीजन एंटर करे, तो ये अपने एक्टिविटी को शो कर सकें, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? बी मेमोरी सेल। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे टी सेल के बारे में। टी सेल हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइटिक सेल है, क्योंकि टी सेल को हम टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। टी हेल्पर ऐसी टी लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम की मास्टर सेल्स कही जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन प्रवेश करता है, जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी में प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो उस पैथोजन को पहचानने का काम, कि उसका शेप, उसकी साइज, उसकी पैथोजेनेसिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, कैसी है, ये काम आपकी टी हेल्पर सेल करती है। यानी कि एंटीजन रिकॉग्निशन का इंपॉर्टेंट फंक्शन रखने वाली आपकी टी हेल्पर सेल आपके इम्यून सिस्टम की मास्टर सेल्स कही जाती है, क्योंकि किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना और उसके अगेंस्ट सिग्नल्स रिलीज करना, जिसके बेसिस पर आपकी बॉडी में जो अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं जैसे कि बी सेल या
टी साइटोटॉक्सिक सेल, इनका एक्टिवेशन हो सके, ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी फंक्शन किसका होता है? टी हेल्पर सेल का। तो एंटीजन को सबसे पहले पहचानना, उसको पहचानने के बाद जैसा एंटीजन होगा वैसा सिग्नल रिलीज करना, यह काम है आपकी टी हेल्पर सेल का। इसलिए इनको इम्यून सिस्टम की इंपॉर्टेंट सेल माना जाता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में टी हेल्पर सेल्स का काउंट कम हो जाता है या आपकी बॉडी में टी हेल्पर सेल्स खत्म होने लगती हैं, तो आपकी इम्यूनिटी भी सप्रेस होने लगती है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम एंटीजन का रिकॉग्निशन नहीं कर पाता, और एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसके अगेंस्ट सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स आपकी बॉडी में अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए टी हेल्पर सेल को हम मास्टर सेल्स भी कहते हैं। टी साइटोटॉक्सिक दूसरे प्रकार की टी लिम्फोसाइटिक सेल है। टी साइटोटॉक्सिक सेल का फंक्शन बहुत सिंपल होता है। इन सेल्स के पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इनके साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे कि परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम। मैंने नाम लिया यहां पर क्या? परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम। तो जो टी साइटोटॉक्सिक सेल हैं, इनका नाम है टीसीसी, का मतलब यहां पर क्या है? साइटोटॉक्सिक। इनका काम है साइटोटॉक्सिसिटी, यानी कि ये सेल्स हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, ऐसी सेल्स हमारी बॉडी की जिनमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, अंदर बहुत सारे वायरस ग्रो कर रहे हैं, तो उन सेल्स को ये सेल्स क्या कर देती हैं? डिस्ट्रॉयड कर देती हैं अपनी साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स से। यानी कि इनके पास कुछ केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम। परफोरिन के थ्रू ये सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में होल्स क्रिएट कर देती हैं, और ग्रेन्जाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो सेल्स को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारी बॉडी की सेल्फ अल्टर्ड सेल्स को, या वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, या हमारे बॉडी की कैंसर सेल्स को अपनी साइटोटॉक्सिसिटी से डिस्ट्रॉयड कर सकती हैं। एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा जो टाइप है वो है टीएस। टीएस, एस का मतलब है सप्रेसर। टीएस मतलब सप्रेसर। टी सप्रेसर सेल्स क्या है? तो ये आपकी बॉडी में डिसफंक्शनिंग स्टेट ऑफ टी हेल्पर सेल है। यानी कि जब आपकी बॉडी की टी हेल्पर सेल डिसफंक्शनिंग स्टेट में आ जाती हैं, मान लीजिए आपकी बॉडी की टी हेल्पर सेल को किसी वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया, जिन सेल्स को आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, वही सेल अगर सप्रेस आपकी बॉडी में हो जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो आप ऐसी टी हेल्पर सेल को क्या नाम दे देते हैं? टीएस, यानी कि टी सप्रेसर सेल। तो टीएस आपकी बॉडी की फंक्शनल टी लिम्फोसाइटिक सेल नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी की ये डिसफंक्शनिंग स्टेट में टी हेल्पर सेल्स हैं। और जब आपकी बॉडी में टी सप्रेसर सेल्स का काउंट बढ़ता है, टी हेल्पर सेल्स का काउंट कम होने लगता है, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होने लगता है। और एक बीमारी आपने सुनी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें टी हेल्पर सेल को ही टारगेट करता है एचआईवी वायरस, और हमारी टी हेल्पर सेल वायरल इन्फेक्शन की वजह से टी सप्रेसर सेल्स में कन्वर्ट होने लगती हैं, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, प्रतिरक्षिता डेफिशिएंट यानी कि कमजोर होने लगती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एनके सेल्स के बारे में, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। नेचुरल किलर सेल्स को नल सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सरफेस पर कोई स्पेसिफिक मार्कर या रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनके सेल्स आपकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटी कॉज नहीं करती हैं, बल्कि ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए जानी जाती हैं। इनका बड़ा कॉमन फंक्शन है, ये साइटोटॉक्सिसिटी के थ्रू आपकी बॉडी के किसी भी सेल्फ अल्टर्ड सेल्स को, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, कैंसर सेल्स को, या आपकी बॉडी में एंटर किए गए किसी पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस को क्या कर सकती हैं? डिस्ट्रॉयड कर सकती हैं। यानी कि नेचुरल किलर सेल्स के पास भी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। टी साइटोटॉक्सिक सेल और नेचुरल किलर सेल दोनों के काम करने का तरीका भले ही अलग अलग हो, लेकिन दोनों के काम करने की जो प्रणाली है, मेथड है, वो ऑलमोस्ट एक सी होती है। टी साइटोटॉक्सिक सेल के पास भी परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम होते हैं, नेचुरल किलर सेल के पास भी परफोरिन और ग्रेन्जाइम होते हैं। टी साइटोटॉक्सिक सेल भी साइटोटॉक्सिसिटी से डिस्ट्रॉयड करती है हमारी बॉडी की सेल्फ अल्टर्ड सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल या कैंसर सेल्स को, जबकि नेचुरल किलर सेल्स भी
यही सेम काम करती हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक सरफेस मार्कर या रिसेप्टर्स होते हैं और ये अपना वर्क थोड़ा सा स्पेसिफिक मैनर में करती हैं, MHC मैनर में करती हैं। अब MHC क्या होता है ये भी आपको आगे मालूम चलेगा, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि TC सेल स्पेसिफिक मैनर में वर्क करती हैं, नेचुरल किलर सेल नॉन स्पेसिफिक मैनर में वर्क करती हैं। ये हमारी बॉडी की किसी भी सेल्फ अल्टर्ड सेल्स को, कैंसर सेल्स को, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, यहां तक कि एक सिंगल बैक्टीरिया को भी साइटोटॉक्सिसिटी से क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकती हैं। ये नॉन MHC मैनर में वर्क करती हैं। बाकी इनके बारे में मैं आपको कुछ आगे ज्यादा डिटेल्स बताऊंगा। चलिए, अब जो दूसरे टाइप की एक ग्रैन्युलोसाइट्स हैं जिनको आप मोनोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोसाइट्स, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, मोनोसाइट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक मैक्रोफेज और दूसरा डेंड्राइटिक सेल। एक मैंने क्या नाम लिखा, मैक्रोफेज, और दूसरा डेंड्राइटिक सेल। तो मोनोसाइट्स मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल में क्लासिफाइड की जा सकती हैं। अब मैक्रोफेज क्या है तो हम सभी जानते हैं, ये हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैगोसाइटिक सेल है। कैसी सेल्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स, यानी कि आपकी बॉडी में किसी भी टिश्यूज में कोई सेल डेब्रीज, कोई वायरस, बैक्टीरिया, या आपकी बॉडी की ही कोई सेल्फ अल्टर्ड वायरल इन्फेक्टेड सेल का अगर फैगोसाइटोसिस करना हो तो ये काम कौन करती हैं, आपकी मैक्रोफेज सेल्स। याद रखिए, ये सेल्स साइज में काफी लार्ज होती हैं। इनको मोनोसाइट कहा जाता है क्योंकि ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, ये एक ही सिंगल न्यूक्लियस रखती हैं। इसलिए इन सेल्स की इंपॉर्टेंस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्रोफेज सेल्स का मेन काम फैगोसाइटोसिस तो है ही, लेकिन याद रखिए, थोड़ी सी आगे की बात मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्रोफेज सेल्स में एक और एबिलिटी भी होती है कि ये किसी एंटीजन को आपके टी हेल्पर सेल के समक्ष प्रेजेंट भी कर सकती हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर हो गया है, कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो गया है, तो ये मैक्रोफेज सेल उस बैक्टीरिया वायरस को पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिनसे ये एंटीजन को पकड़ सकती हैं। और आपकी बॉडी की जो मास्टर सेल्स हैं, यानी कि टी हेल्पर सेल, इनके समक्ष ये उस एंटीजन को प्रस्तुत कर सकती हैं, प्रेजेंट कर सकती हैं, जिससे कि हेल्पर सेल ये पहचान सके कि ये एंटीजन जो है आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, उसकी बनावट, साइज, शेप, पैथोजेनिसिटी किस प्रकार की है। दैट इज द रीजन कि मैक्रोफेज ऐसी सेल्स हैं जो एंटीजन प्रेजेंटेशन भी कर सकती हैं और फैगोसाइटोसिस भी कर सकती हैं। इसलिए मैक्रोफेज सेल्स को हमारी बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच की एक इंपॉर्टेंट कड़ी या चैन माना जाता है। यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट रोल प्ले करती है आपकी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बीच में। डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में आपको केवल इतना जानना होगा कि ये आपकी बॉडी में अनदर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यानी कि ये भी एंटीजन का प्रेजेंटेशन करने की क्षमता रखती हैं। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी बॉडी में टी हेल्पर सेल के समक्ष एंटीजन को प्रेजेंट करने की क्षमता या एबिलिटी किन सेल्स में है, तो वो तीन ही ऐसी सेल्स हैं जिनको आप कहेंगे प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तीन आपकी बॉडी में प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। नंबर 1 बी सेल, जो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्स भी हैं। नंबर 2 मैक्रोफेज, जो कि फैगोसाइटिक सेल भी है। नंबर 3 डेंड्राइटिक सेल। इन तीनों सेल्स के पास कुछ स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा MSc क्लास 2, जिस वजह से ये सेल्स एंटीजन को प्रेजेंट कर सकती हैं टी हेल्पर सेल के समक्ष, और टी हेल्पर सेल्स एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक सिग्नल्स को रिलीज करती हैं, जिसके बेसिस पर आपकी बॉडी की जो अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं वो अपनी एक्टिविटी दे सकती हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकती हैं फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल या पैथोजेंस। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने वाला हूं, जो आप चाहें तो लिख सकते हैं। वो ये कि नेचुरल किलर सेल, जिनको नल सेल्स भी कहा जाता है, और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, मैंने आपको बताया ये दोनों अपने टारगेट सेल्स को किल कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास
कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम। तो ये अपने साइटोप्लाज्म में कुछ लार्ज ग्रैन्यूल्स रखती हैं। ये लार्ज ग्रैन्यूल्स किन सब्सटेंस या केमिकल्स के होते हैं? परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम, जिसके बेसिस पर ये अपने टारगेट को किल करने की एबिलिटी रखती हैं। वाई? साइटोटॉक्सिसिटी। तो मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता हूं लेक्चर को, लेकिन कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको नॉलेज गेन करना होगा। और वो ये कि आपकी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को हम एक नाम से जानते हैं, और वो है लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है जो आपको कभी भी कंफ्यूज कर सकता है। लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट किन सेल्स को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा एनके सेल प्लस टी साइटोटॉक्सिक सेल। अब बच्चों को कंफ्यूजन यहां पर होता है कि इनको लार्ज ग्रैन्युलर यानी कि ग्रैन्युलोसाइट्स तो ये है ही नहीं, इनको हम किन कैटेगरी में स्टडी कर रहे हैं? ए ग्रैन्युलोसाइट्स। फिर इनको लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स क्यों कहा जाता है? तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। वैसे अगर देखा जाए तो टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स एक ग्रैन्युलोसाइट की कैटेगरी में आती, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में स्मॉल ग्रैन्यूल्स नहीं होते एंजाइम या प्रोटीन के। लेकिन ये दो सेल्स ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं, टीसी और एनके, जिनके साइटोप्लाज्म में आपको लार्ज ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे परफोरिन और ग्रेन्जाइम के। दैट इज द रीजन कि इनको आप लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट है इसलिए इनको एक ग्रैन्युलोसाइट की कैटेगरी में स्टडी जरूर किया जाता है, पर इनके साइटोप्लाज्म में भी आपको लार्ज ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे परफोरिन और ग्रेन्जाइम के। दैट इज द एक्सेप्शनल केस। इसकी वजह से इनको लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट कहा जाता है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज। तो आपकी बॉडी में जितनी भी ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज हैं उनको मेनली आप 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं 3 आपकी ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि एक न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, और 2 आपकी मोनोसाइट्स जिनको आप 2 आपकी क्या हो जाएंगी? एक ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें आप नाम क्या लिखेंगे? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो उनको मैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आपको याद कराना चाहता हूं। आपको यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना है। नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। यहां पर आप याद रखिए नो से न्यूट्रोफिल, नो से आपको क्या याद रखना है? न्यूट्रोफिल। लॉन्गर से आपको याद रखना है लिम्फोसाइट। मंकी के एम से आपको याद रखना है मोनोसाइट्स। ईट से आपको याद रखना है इओसिनोफिल, और बनाना के बी से आपको याद रखना है बेसोफिल। तो ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया हुआ है ये एकदम करेक्ट सीक्वेंस है आपकी बॉडी की डब्ल्यूबीसी सेल्स के कॉम्पोजिशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो है आपकी न्यूट्रोफिल, जिनका कॉम्पोजिशन होता है 60%। एनसीईआरटी में 60 to 65 लिखा हुआ है। लिम्फोसाइट्स का कॉम्पोजिशन होता है 30%। टोटल जो भी आपकी बॉडी की ल्यूकोसाइट्स है उनमें लिम्फोसाइट सेल कितना कॉम्पोजिशन रखती हैं? अप्रॉक्सीमेट 30%। मोनोसाइट्स का कॉम्पोजिशन होता है, आपको याद रखना है 6%, इओसिनोफिल का 3% और सबसे कम बेसोफिल का 1%। तो बहुत इजी है याद रखना। देखिए 60, 30, 6, 3, 1, टोटल कितना हो जाएगा आपका? 100। तो सीक्वेंस क्या हो गया? सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स, फिर उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद इओसिनोफिल और सबसे लास्ट बेसोफिल। तो सबसे कम कंपोजिशन आपकी बॉडी में किन डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइटिक सेल्स का है? तो आपका आंसर होगा बेसोफिल्स का। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को प्रॉपरली समझा होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के इम्यूनोलॉजी टॉपिक के और भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।